स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बिली और हैदर ने मिलके हैदर के पेरेंट्स को मार दिया था और माइंड फ्लेयर की आर्मी बनाने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है, जहाँ पे इस वक्त तक भी एल को अभी तक हैदर के ही सपने आ रहे थे कि हैदर ने आखिर वॉइड में आके उससे क्यों हेल्प मांगी थी। लेकिन मैक्स उसके पास आती है और कहती है कि चलो हम दोनों मिलके बस बुक्स पढ़ेंगे, ना लड़कों के बारे में सोचेंगे, ना बिली के बारे में सोचेंगे, ना हैदर के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत विजन आया होगा। और रही बात बिली की, तो उसका बिहेवियर तो कभी कोई नहीं समझ सकता। जिसके बाद सीन नैन्सी और जॉन के ऊपर आता है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में वो उस लेडी के घर पे आए थे और उसका ऐसा बिहेवियर देख के उन्होंने हैंड टू हैंड पुलिस को बुलवा दिया था। तो इस एपिसोड के अंदर अभी हमें पुलिस इसी लेडी को हॉस्पिटल लेके जाती हुई दिखाई देती है। इस लेडी की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी और ये बार बार में एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि इसे बस छोड़ दो और इसे जाने दो। ये भी माइंड फ्लेयर की आर्मी का एक हिस्सा है, इसी कारण इसे भी वहीं जाना था। यहाँ हैदर के मॉम और डैड बंधे हुए बैठे थे और दोनों अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हैदर को हुआ क्या है। और उसके बाद में हैदर को ये भी कहते हैं कि बिली की बात मत मानो, ये लड़का तुम्हें न जाने तुमसे क्या करवा रहा है। लेकिन तभी वहाँ बिली आता है और टॉम के मुंह से पट्टी हटा के बोलता है कि आप बस शांत रहिए, जितना हिलेंगे उतना ज्यादा दर्द होगा। और तभी वहाँ पे वही मरे हुए चूहों से बना हुआ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आता है। ये माइंड फ्लेयर तो नहीं था, लेकिन ये भी एक बड़ा सा जाइंट क्रीचर था। उसके बाद वो अपने आर्म से टॉम और उसकी वाइफ के मुंह को इन्फेक्टेड कर देता है, मानो कि वो इनकी बॉडी से कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है और इसी के साथ में उनको इफेक्ट भी कर रहा है, यानी कि अपने जैसा बना रहा है। पिछली रात हॉपर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से हॉकिंस लैब के अंदर मारा था और तब जॉयस उसे अपने साथ घर ले आई थी और अब तक हॉपर सो ही रहा था। उठने के बाद हॉपर को समझ नहीं आता कि जॉयस उसे यहाँ तक कैसे लेकर आई और उसके साथ आखिर हुआ क्या। उस लैब के अंदर आखिर ऐसा कौन था जो कि हॉपर को मारना चाहता था। तब जॉयस वहाँ पे एक नंबर दिखाती है। हॉपर को लगता है कि इस छोटे से शहर के अंदर कौन इस गाड़ी के नंबर को सर्च करेगा, और अगर सर्च भी करेगा तो न जाने वो चोरी की होगी या किसकी गाड़ी होगी। तब जॉयस कहती है कि वो कोई हट्टा कट्टा आदमी था और उसके पास बाइक थी, वो बाइक लेकर भागा था। तभी हॉपर को क्लिक होता है लैरी के ऑफिस का सीन। जब वो लैरी के ऑफिस में जाने वाला था तब ऐसा ही कोई हट्टा कट्टा आदमी उसके ऑफिस से बाहर निकला था और वो भी बाइक पे ही गया था। यहाँ हम मैक्स और एल को देखते हैं, जिन्हें कि माइक, ल्यूकस और विल मिलके कॉल कर रहे थे। लेकिन मैक्स इनकी बातों को सीरियस नहीं ले रही थी। असल के अंदर विल ने माइक और ल्यूकस से बात इसीलिए करी थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि माइंड फ्लेयर वापस आ चुका है और ये बात डस्टिन, मैक्स और एल को बतानी जरूरी थी। डस्टिन तो इस टाइम कोई बात नहीं सुन रहा था, न ही कोई वॉकी टॉकी का जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे स्टोर रूम के बाहर खड़ा रह के ये पता लगाना था कि आखिर उस बॉक्सेस के अंदर क्या है, या आखिर गन पकड़े हुए लोग इसकी सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं। ल्यूकस यहाँ पे कोड रेड करके जोर से चिल्लाता है। तब जाके मैक्स यहाँ पे बात सुनती है और माइक फटाफट से इन दोनों को घर पे बुलाता है। हम यहाँ पे स्टीव, रॉबिन और डस्टिन को देखते हैं। अभी भी ये लोग यही समझ रहे थे कि आखिर ये अंदर कैसे जाएंगे और अगर अंदर चले भी गए तो वापस वहाँ से जिंदा कैसे आएंगे, क्योंकि वहाँ के गार्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी रॉबिन को एक प्लान सूझता है। वो यहाँ पे रखे हुए कुछ पैसों को अपने साथ ले जाती है। असल के अंदर वो इस पूरे मॉल का मैप लेने के लिए गई थी ताकि मैप की मदद से यहाँ पर बने एयर डक्ट्स के थ्रू उस रूम तक पहुँच जाए। जिसके बाद हम लोग नैन्सी और जॉन को देखते हैं। असल के अंदर इन दोनों ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वालों को ये भी पता चला कि ये हॉकिंस पोस्ट के अंदर दोनों बच्चे काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके बॉस को ये नॉलेज होनी जरूरी है कि इन बच्चों ने क्या किया है। इन बच्चों ने किसी की रिपोर्ट लिखवाई है। अब हम यहाँ पे टॉम को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी, मानो कि कल रात उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन माइंड फ्लेयर लोगों के ऊपर कंट्रोल करना जानता था और साथ ही साथ वो कैसे नॉर्मल लाइफ में जी सकते हैं ये भी उन्हें सिखाता था। कुछ एपिसोड्स पहले हमने विल के भी बिहेवियर को देखा था कि अगर माइंड फ्लेयर उसकी बॉडी में है, उसी के साथ में वो नॉर्मल भी रहता था। टॉम भी यहाँ पे नॉर्मल रह के नैन्सी और जॉन को इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है और साथ ही साथ उन दोनों को इस जॉब से निकाल भी देता है। यहाँ जब एल और मैक्स माइक के घर पे पहुँचते हैं तो इन दोनों को बिलीव नहीं होता कि विल ने कहा कि माइंड फ्लेयर वापस आ चुका है। तब यहाँ पे विल एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि जब मेरी बॉडी के अंदर से माइंड फ्लेयर निकला था उसी टाइम पे एल ने दरवाजा बंद कर दिया था, तो हो सकता है कि उसका कोई पार्ट हॉकिंस में ही रह गया हो और अभी वो वापस एक्टिवेट हो गया हो। इसी कारण उसे भी बार बार के अंदर ऐसा फील होने लगता है कि माइंड फ्लेयर आस पास ही है। लेकिन माइंड फ्लेयर ऐसे ही नहीं घूम सकता, उसे किसी न किसी बॉडी की जरूरत रहती है, यानी कि किसी होस्ट की जरूरत। लेकिन अब अगर माइंड फ्लेयर ने किसी को होस्ट बनाया है तो उसे कैसे पहचाना जाएगा। इसी कारण इन्हें बिली पे शक होता है। लेकिन मैक्स को पता था कि उसका भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन बिली के बारे में पता लगाना भी जरूरी था। हम हॉपर और जॉयस को देखते हैं जो कि लैरी के ऑफिस में पहुंचा था। यहाँ जॉयस तो बाहर खड़ी हो जाती है, लेकिन हॉपर
अंदर जाके रूम लॉक कर लेता है और उसके बाद में लैरी से उसके जितने भी सीक्रेट्स थे वो उगलवाना शुरू करता है। यहाँ पे लैरी के पास में भी हॉपर के कुछ सीक्रेट्स थे। ये दोनों एक दूसरे से कन्फेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब हॉपर को पूरी तरीके से गुस्सा आ चुका था क्योंकि लैरी उस बाइक वाले के बारे में कुछ नहीं बता रहा था और साथ ही साथ ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लम्बर था, तो हॉपर को पता चल चुका था कि लैरी को सब कुछ पता है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं बता रहा है। तभी हॉपर अपने पुलिसगिरी पे आ जाता है और लैरी को बुरी तरीके से मारता है और उसके बाद उससे उगलवाता है कि बता आखिर तू उसे कैसे जानता है। तब लैरी बताता है कि कुछ लोग हैं जो लोग मिलकर यहाँ की कई सारी जमीनों को खरीदना चाहते हैं, इसी कारण वो मुझे महंगे महंगे तोहफे देते रहते हैं और वो लोग बहुत खतरनाक है, इसी कारण मैं उनके मामलों में भी नहीं आता। उन्हें जो खरीदना था मैं बस उन्हें खरीद के वो दे देता हूँ। लेकिन वो लोग कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे, हॉपर को ये चीजें भी जाननी थी, लेकिन लैरी ये चीजें नहीं बता रहा था। तब हॉपर कहता है कि तूने जितनी भी प्रॉपर्टीज बेची है उन सब के पेपर के बारे में बता कि उन सब के पेपर्स कहाँ पर पड़े हैं। लैरी ने वो सारे पेपर ऑफिस में नहीं बल्कि खुद के घर पे रख रखे थे। जिसके बाद हम नैन्सी और जॉन को देखते हैं। नैन्सी के लिए अभी भी वही केस इंपॉर्टेंट था, उसके लिए जॉब जाना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसे पैसों की इतनी जरूरत नहीं थी, बल्कि जॉनथन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से भी रख सके। जॉनथन के लिए उस केस से ज्यादा वो नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी कारण इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है और दोनों की बात यहाँ पे जाके खत्म होती है कि ये दोनों अब एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। इधर रॉबिन उन पैसों से एक मैप लेकर आती है जिसके अंदर एयर डक्ट के सारे रास्ते थे और एक रास्ता तो इनके आइसक्रीम पार्लर से होके सीधा उसी स्टोर रूम तक जाता है। डस्टिन को उसमें घुसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डस्टिन भी उसमें नहीं जा पाता। दूसरी तरफ यहाँ पे माइक, ल्यूकस, विल, मैक्स और एल ये सारे के सारे बिली के ऊपर नजर रखने के लिए स्विमिंग पूल पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे इनको सबसे वियर्ड बात ये लगी कि आज से पहले बिली ने पूरे कपड़े कभी नहीं पहने थे, लेकिन इतनी धूप होने के बावजूद भी उसने फुल वुलन पहन रखा था। और अब अगर पता लगाना है कि वही असली माइंड फ्लेयर का होस्ट है, तो ये लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि बिली को कैसे भी करके इस स्टीम रूम के अंदर पहुंचाना है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो स्टीम रूम हद से ज्यादा गर्म होगा। अगर बिली होस्ट होगा तो वो तड़पने लगेगा और इसी से इन लोगों को पता भी चल जाएगा और शायद हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर से माइंड फ्लेयर बाहर भी निकल जाए। इसी के साथ में स्टीव, रॉबिन और डस्टिन मिलके एरिका को बुलाते हैं। एरिका ल्यूकस की छोटी बहन थी और हाइट छोटी होने के कारण ये लोग चाहते थे कि इस एयर डक्ट के अंदर एरिका जाके पता लगाए कि उस रूम के अंदर आखिर क्या है, लेकिन एरिका भी बहुत स्मार्ट लड़की थी। वो पहले तो मना करती है कि तुम एक छोटी सी बच्ची को इतना खतरनाक काम करने के लिए आखिर कैसे भेज सकते हो। डस्टिन उसे समझाता भी है कि अगर तुम्हें तुम्हारी सिटी से बहुत प्यार है तो तुम्हें ये सब कुछ अपने अमेरिका के लिए करना चाहिए, लेकिन एरिका बहुत स्मार्ट थी और वो सिर्फ एक डील करती है कि उसे लाइफ टाइम के लिए सारी आइसक्रीम्स फ्री खाने को मिले, तब जाके वो इनका काम करेगी। यहाँ हॉपर लैरी के साथ उसके घर पहुंच चुका था, जहाँ पे लैरी ने ये सारे पेपर्स एक लॉकर में रख रखे थे। हॉपर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल पेपर्स ही तो हैं, तो फिर आखिर उसने ये सारे पेपर्स लॉकर में क्यों रख रखे हैं। तो लैरी कहता है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर उनके बारे में किसी को भी पता चला तो वो सबसे पहले मुझे ही मार डालेंगे। इन पेपर्स को देखने के बाद जॉयस को एक ही दम से कुछ चीजें क्लिक होती है। यहाँ पर हॉकिंस शहर का पूरा मैप लगा हुआ था। इसी के साथ में जितनी भी जमीनें खरीदी गई थी वो सारी हॉकिंस लैब के आसपास की थी और साथ ही साथ मॉल के कुछ हिस्से भी ऐसे हैं जो कि उन लोगों ने खरीदे हुए हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने हॉकिंस लैब के आसपास की सारी जमीनें खरीद ली हैं और मॉल के भी कुछ पार्ट खरीदना चाहते हैं? उन जगहों पे आखिर क्या हो सकता है? इसी कारण हॉपर और जॉयस तो यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन लैरी को वहीं पे बांध के चले जाते हैं। इधर नैन्सी काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि पहले तो वो उस केस पे काम नहीं कर पाई, दूसरी चीज उसे जॉब से निकाल दिया गया, तीसरी चीज उसका जॉनथन के साथ में झगड़ा भी हो गया। इसी कारण वो खुद की मॉम के पास में आती है और नैन्सी की मॉम उसे समझाती है कि लाइफ है, आगे जाके तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और कई सारे चेंजेस भी आते हैं, तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ती जाओ और आखिरकार तुम्हें जो काम करना है तो तुम वो पूरा जरूर करो, यानी कि तुम्हें उस केस पे काम करना ही चाहिए। इधर स्विमिंग पूल के अंदर बिली एक होस्ट है या नहीं है ये पता लगाने के लिए सारे बच्चे उसे ट्रैप करने के लिए प्लान बनाते ही रहते हैं, जहाँ पे ल्यूकस आके विल से माफी मांगता है और कहता है कि हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम वो गेम खेलने में इंटरेस्टेड थे। तब विल कहता है कि अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा जरूरी है कि हमें बिली के बारे में पता लगाना है। यानी कि विल नाराज तो था कि उसके दोस्त हमेशा लड़कियों के पीछे ही भागते रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को माफ कर देता है। यहाँ पर माइक भी एल से बात करने की कोशिश करता है कि उसने झूठ बोला कि उसकी ग्रैंडमदर बीमार है, लेकिन ये बातें तो एल को पहले से ही पता थी। माइक यहाँ पर ये भी बता देता है कि एल से बात करने के लिए उसे हॉपर ने मना किया था, लेकिन एल इस टाइम इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो माइक की किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी।
और वो ये बोल के जाती है कि तुम लड़के तो यही बोलते हो ना कि हम लोगों को हमारी स्पीशीज के साथ रहना चाहिए, तो ठीक है फिर मैं लड़कियों के साथ ही रहूंगी। और माइक की बिना बात सुने एल वहाँ से चली जाती है। इधर एक तरफ तो रॉबिन, स्टीव और डस्टिन टेरेस पे खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ से एरिका आइसक्रीम पार्लर से एक डक्ट को ओपन करते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ती जाती है। यहाँ लैरी की वाइफ जब उसके घर आती है तो उसे लैरी बंधा हुआ मिलता है। लैरी अपने हाथ खोलते ही सबसे पहले किसी को कॉल लगाता है। इसी के साथ में हॉपर और जॉयस उन सारी जगहों पे जाते हैं जो कि कुछ लोगों ने मिलके उन्हें परचेस करी है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे एरिका भी उस स्टोर रूम में पहुंच चुकी थी और फोन पे बस यही कहती है कि तुम लोग तो डरते हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई गार्ड है। और अब जब एरिका ने दरवाजा खोल ही लिया था तो बाकी तीनों बच्चे भी इसके अंदर जाने के लिए तैयार थे। बिली भी जब अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद में वॉशरूम में जाने वाला था तो वहाँ से बाहर निकलने से पहले उसे कुछ आवाजें आने लगती है, मानो कि उसे कोई चैलेंज कर रहा है और उसे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। बिली कहता है कि स्विमिंग पूल बंद हो चुका है, कल आना। लेकिन ऐसी इरिटेटिंग आवाज को सुनते हुए बिली उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बिली ट्रैप होके सीधा उसी स्टीम रूम में पहुंच जाता है और मेन दरवाजा भी लॉक था। पीछे मुड़ते ही उसे एल मिलती है जो कि उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है और ल्यूकस आके उस दरवाजे के ऊपर बड़ी सी चेन डाल के लॉक लगा देता है। यहाँ पे विल टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं। वो उसी लेडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है ताकि उसके बारे में पता लगा सके, लेकिन नैन्सी को उस लेडी की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई देने लगती है। इधर स्टीव और इन बच्चों को जब बॉक्सेस मिल चुके थे तो वो एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, मानो कि इन चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रखे हो। और जैसे ही एक बीकर को ये बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर ग्रीन लिक्विड इन्हें मिलता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है और कुछ लोग इन्हें इतने सिक्योरिटी में क्यों रखना चाहते हैं। अब टाइम था इन लोगों के बाहर जाने का, लेकिन ये लोग यहाँ पर लॉक हो चुके थे। लॉक होने के साथ में ही दरवाजा खुलता भी नहीं है। असल के अंदर ये एक सर्विस लिफ्ट थी जो कि लॉक हो चुकी थी और उसके बाद काफी ज्यादा स्पीड से वो लिफ्ट नीचे गिरती जा रही थी। यहाँ पे नैन्सी देखती है कि जो लेडी इसके सामने खड़ी है धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी चेंज होती जा रही है, साथ ही साथ उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट इतना सहन ही नहीं कर सकती है। यहाँ पर बिली भी अपनी बहन मैक्स को चिल्ला के बुलाता है कि तुम लोग आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। सबको लग रहा था कि दरवाजा नहीं टूटेगा, बिली आखिर दरवाजा खोल ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पे बिली रोने लग जाता है और खुद की बहन मैक्स को बुलाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ मुझसे किसी ने करवाया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तब वहाँ पे माइक पूछता है कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो, तो बिली कहता है कि मुझसे एक परछाई ने ये सब करवाया। बच्चे पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने किया क्या है। मैक्स अपने भाई की ऐसी कंडीशन देख के आगे बढ़ने लगती है और बिली को पूछती है कि बताओ आखिर तुमने क्या किया है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उसी टाइम पे विल को एहसास होता है कि माइंड फ्लेयर आस पास ही है और वो जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। और तभी वहाँ पे बिली माइक को कहता है कि मैक्स को हटाओ दरवाजे से, क्योंकि असल के अंदर माइक ने एक टाइल उठा ली थी और उसी टाइल से वो सामने के कांच को तोड़ देता है और मैक्स को पकड़ने ही वाला था। और धीरे धीरे करके अब यहाँ पे बिली के ऊपर माइंड फ्लेयर पूरी तरीके से हावी हो चुका था, वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर दिखने लगा था। और ये कि यही सेम कंडीशन नैन्सी के पास लेटी हुई लेडी के साथ में भी हो रहा था। यहाँ बिली के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ चुका था और सबको मारने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी एल उसके ऊपर अटैक करती है, एक बड़ा सा बार लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिली में बहुत ज्यादा पावर थी, इसी कारण वो उस बार को भी गिरा देता है और तभी वो एल को पकड़ लेता है। वो एल को गला दबा के मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से खड़ा हुआ स्टीव एक बड़ी सी रॉड लेके उसके सर पे मारता है। इधर स्टीव एल को छोड़ के वापस से जब माइक को मारने के लिए आने वाला था तभी एल वापस से खड़ी हो जाती है और अपनी पावर इतनी ज्यादा हद तक यूज करने लगती है कि उसके नाक और कान आंख सब में से ब्लड आने लगता है। साथ ही साथ माइंड फ्लेयर जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था वो अपनी एक फिंगर तक नहीं हिला पाता है। बिली की बॉडी में होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता और एल तभी अपनी सारी पावर्स का यूज करके बिली को सीधा दीवार से धक्का देती है। बिली दीवार से भिड़ के दीवार तोड़ के बाहर गिर जाता है। एल की पूरी तरीके से पावर्स खत्म हो चुकी थी और वो वहीं पे गिर जाती है। सारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बिली के साथ में ऐसा कैसे हो गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है बिली और हैदर पे। बिली के अंदर माइंड फ्लेयर था और वही माइंड फ्लेयर एक दूसरे माइंड फ्लेयर से बात कर रहा है, यानी कि बिली हैदर को कहता है कि आज तो वो मुझे मार ही देती, मैंने उसे पहचान लिया है, ये वही लड़की है। और अब तो माइंड फ्लेयर को भी इस एल की पावर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तब हैदर कहती है कि वो तुम्हें तो मार सकती थी लेकिन वो हम सबको कभी नहीं मार पाएगी। और धीरे धीरे सीन एक एक
एक इंसान पे शिफ्ट होने लगता है, यानी कि बिली और हैदर ने मिलकर कई सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है और माइंड फ्लेयर की पूरी एक टीम बना दी है। और आखिर के अंदर हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो कि कुछ माइंड फ्लेयर के जैसा दिख रहा है, एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये बच्चे मिलके बिली के अंदर से माइंड फ्लेयर को निकाल लेंगे या फिर स्टीव, डस्टिन और रॉबिन को पता चलेगा कि आखिर उस ग्रीन लिक्विड के अंदर क्या था? तो गाइस इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर अब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलता जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।